जय हिंद दोस्तों, मैं फिर अर्जुन बेबीटोल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहला ही क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करें ताज महोत्सव। अभी चर्चा में है आपका ताज महोत्सव। ताज महोत्सव क्या है, कहां पर मनाया जाता है, कितने दिन का ये उत्सव रहता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अभी पहला ही क्वेश्चन है आप लोगों का कि ताज महोत्सव कब मनाया जाएगा। ताज जो महोत्सव है आपका, महोत्सव कब मनाया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि ताज महोत्सव मनाने की घोषणा करी अभी, ये कब से कब तक रहने वाला। आपको बता देता हूं, देखिए यूपी के अंदर जहां ताजमहल है, ताजमहल के पास आपका एक सांस्कृतिक महोत्सव है। इसमें कला संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर इस महोत्सव के अंदर होती हैं। 10 दिवसीय आपका, यानी कि 10 दिन तक आपका ये महोत्सव मनाया जाता है। उन सब बातों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कब मनाए जाने की, ताज महोत्सव की जो घोषणा की बात हुई है, ये कब से कब तक है, तो 20 मार्च से लेकर के 20 मार्च से लेकर के आपका कब से कब तक हुई, 29 मार्च 2022, यानी कि 22 का प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2022 का आपका कब मनाने की घोषणा करिए, तो 20 मार्च से लेकर के आपका 29 मार्च तक इस दिवस को मनाने की घोषणा करी है। कहां पर मनाया जाएगा, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आगरा। ताज कहां पर भाई, आपका ताजमहल कहां है, आगरा। आगरा के अंदर जो ताजमहल है, ताजमहल के पास एक गांव है, उस गांव के पास गांव कह सकते हैं उसको हमें। वहां पर आपका सांस्कृतिक किस प्रकार का महोत्सव है, तो सांस्कृतिक महोत्सव है ये आपका। और कितने दिन का, 10 दिन चलने वाला महोत्सव आपका। सीधी सी हमने बात करी, यहाँ पर आपका सांस्कृतिक महोत्सव है, यूपी के अंदर मनाया जाएगा, आगरा में मनाया जाएगा, 10 दिवसीय है। कब से कब तक मनाया जाएगा आपका, ये 20 मार्च से लेकर के आपका ओके, पहले कब मनाना था, 18 मार्च से लेकर के आपका ये, और 27 जो आपका 18 फरवरी, सॉरी माफी चाहूंगा, 18 फैब से और 27 फैब के बीच में ये मनाने की बात हुई थी। ठीक है, अभी इसको क्या किया गया है, थोड़ा सा डिले किया गया है। अभी आपके बीच में ये मनाया जा रहा है आपका 20 मार्च से लेकर के 29 मार्च के बीच में ये आपका महोत्सव मनाया जा रहा है। इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें जो आपके एग्जाम के हिसाब से काम आने वाली है। देखिए इस महोत्सव की थीम क्या है, 2022 की जो थीम है वो बड़ी अच्छा, आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, के संग कहेंगे हम इसको, ताज के रंग के संग ताज के रंग, ये इसकी क्या रही है, थीम रही है। ठीक है, क्या इसकी थीम, क्या थीम पूछे तो आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग नामक जो इसकी ये थीम है भाई। ये आपका कला शिल्प भोजन संस्कृति उत्सव भाई, कला है, शिल्प है, कला शिल्प संस्कृति शिल्प उत्सव है आपका। ये मनाया कब जाता, सर्दियों में भाई। सर्दियों में अगर हम बात करें तो सर्दी और बसंत के मध्य का जो समय होता है, उस समय पर ये मनाया जाता है। हर वर्ष मनाया जाता है सर्दियों और बसंत के मध्य, सर्दियों और जो बसंत का स्टार्ट होने वाला होता है इसके मध्य, बसंत ऋतु के मध्य इसको मनाया जाता है। बीच में या कहें इस समय जब ना सर्दी होती है ना ही गर्मी होती है, उस समय इस महोत्सव को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात करें, ताज महोत्सव शिल्प ग्राम में आयोजित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, ये शिल्प ग्राम जो आपका ताज आगरा के अंदर है, शिल्प ग्राम में, इसका शिल्प ग्राम में आयोजित किया जाएगा। आयोजित की अगर हम बात करते हैं तो कहां आयोजित किया जाने वाला है, शिल्प ग्राम के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, दूसरी बात करते हैं हम इसके ऊपर, आगरा की बात करें। आगरा के अंदर क्या आपका भाई ताजमहल है। ताजमहल को लेकर के बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में आप लोगों को पता है। देखिए चलो सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल जो आपका ये बनवाया किसके द्वारा था, तो 1630
के आसपास इसका काम प्रारंभ हुआ था। 1630 में इसका काम प्रारंभ हुआ था। ताजमहल की बात करें ना केवल भारत की बल्कि विश्व के अंदर प्रेम की निशानी के तौर पे इसको देखा जाता है और विश्व के बहुत दूर दूर से सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये सफेद संगमरमर से, किससे भाई? आपका सफेद संगमरमर से बना है। साथ ही हम बात करें किस नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे बना है भाई, ठीक है। यमुना नदी की बात कर रहा है, यमुना नदी के किनारे आपका बना है। इसके अंदर कितने, हम बात करें कितने लोगों ने इसके अंदर देखिए काम किया उस समय। आज तो बहुत टेक्नोलॉजी, उस समय टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर 20,000 लोग, 20,000 जो लोग हैं, 1000 लोगों ने यहाँ पर काम किया। साथ ही हम यहाँ बात करते हैं 20,000 लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाने में अपना श्रम योगदान दिया। कितने वर्षों में बनकर के तैयार हुआ आपका? 22 वर्षों में बनकर के तैयार हुआ भाई, ठीक है। अब देखिए शाहजहां, किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां ने किसकी याद में? मुमताज, मुमताज की याद में बनवाया था। बताते हैं कि जो मरते वक्त मुमताज ने अपनी एक अंतिम इच्छा रखी थी कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे नाम पे कुछ होना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, या हम कहें इनकी अंतिम इच्छा थी, तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए इन्होंने इसको बनवाया था। बात करें 1630 में इसको लगभग बनना शुरू किया। सफेद पत्थर है संगमरमर के, यमुना नदी के किनारे 20,000 लोगों ने 22 वर्षों तक शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अंतिम अगर मैं बात करूं तो ये मुगल शासक था भाई। कौन था आपका? मुगल शासक था। ध्यान रखेंगे मुगलों की अगर हम बात करते तो 1526 में मुगलों ने भारत के अंदर कदम रखा था। कह सकते हैं बाबर के द्वारा जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इस युद्ध के जीत के बाद मुगलों ने भारत के अंदर क्या करी थी? एंट्री करी थी। शाहजहां जो था आपका कौन से नंबर का मुगल शासक था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका। तो बाबर हो गया आपका, बाबर के बाद आपका हुमायूं है, हुमायूं के बाद आपका क्या हो जाएगा? अकबर है, अकबर के बाद आपका जहांगीर है, जहांगीर है, और जहांगीर के बाद क्या आपका शाहजहां, और शाहजहां के बाद कौन हो जाएगा आपका? औरंगजेब, औरंगजेब। औरंगजेब के पिता थे शाहजहां, और बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने पिता को जिंदा कैद करवा दिया था। मतलब ये कि सब लोग मार करके गद्दी पर बैठते, इसने क्या किया था? अपने पिता की मृत्यु से पहले ही गद्दी पर बैठने वाला शासक आपका औरंगजेब था, ठीक है। कौन था? औरंगजेब। इस औरंगजेब ने क्या किया था कि इसकी इसको जो ठीक जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है? ताजमहल है, ये इसका क्या है? बंगला है। तो इसको जो कैद, इसकी जेल कहे, इसकी जेल जो करी थी, इसको बताया गया था कि ऐसी जगह पर इसकी जेल करो जहां से ये बैठ करके उस ताजमहल को देख सके। ये इसने अपने बाप को सजा दी थी, किसने? औरंगजेब ने। चलिए भाई, यहां पर आपका जो क्वेश्चन की हमने बात करी कि ताज महोत्सव मनाया जा रहा है, कब मनाया जा रहा है? तो ये आपका 20 मार्च से 29 मार्च आगरा में मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक महोत्सव है, 10 दिन चलता है। 18 फरवरी से 27 फरवरी होने वाला था, लेकिन अब इसकी क्या करती, डेट चेंज करती। सर्दी और बसंत ऋतु के मध्य मनाया जाता है। और इस बार की थीम जो आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग, ये थीम है। ताजमहल की बात करें 1630 में इसको बनना शुरू किया, लगभग 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। यमुना नदी के किनारे 20,000 लोगों और शाहजहां के द्वारा मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। और ये कौन से आपके 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर के मुगल बादशाह थे जिन्होंने ताजमहल को बनवाया, और इसे प्यार की निशानी के नाम पर देखा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, और क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको अगला क्वेश्चन और नोट करते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के विस्तार को मंजूरी दी है किसके द्वारा भाई? देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, कौन सा अभियान आपका? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जारी, जो योजना है जो आपकी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो योजना है, इसको जारी रखने के आदेश दिए हैं। जारी रखने के आदेश दिए हैं, ये क्या है भाई? आदेश दिए हैं, ये क्या है? जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहा है, उच्चतर शिक्षा की बात कर रहा है, तो इसको जारी रखने के, इसका मतलब ये कि ये पहले से ही ये योजना आपकी चल रही है, अब इसे क्या किया जाएगा? कंटिन्यू किया जाएगा। सबसे पहले बात करें डिसीजन कब आया है आपका भाई? 18 फेब 2022 को ये डिसीजन लिया गया है। और जो आपका रूसा है,
राष्ट्रीय जो आपका उच्च शिक्षा जो आपकी योजना है, इसको रूसा शॉर्टकट में लिख सकते हैं। इसको जारी रखने के आदेश आपके कब दिए? 18 फरवरी को इसको जारी रखने के आदेश दिए हुए। ठीक है, इसमें क्या है, इस प्रस्ताव में इनके ऊपर जो खर्च किया जाता है, उच्चतर शिक्षा के लिए जो खर्च किया जाता है, उसके ऊपर एक बजट का निर्धारण किया है, पैसे दिए। तो इस योजना के लिए जो आपके रूसा के लिए योजना की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 2929 जो आपके 0.16 करोड़ हैं, इतने करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है भाई। प्रावधान कितना रखा गया? इसमें से केंद्रीय हिस्सा क्या आपका 8120 करोड़ सीआर के लगभग ये केंद्र का रहेगा, और बाकी आपका 4800 जो 8.19 जो है ये आपका किसका रहने वाला है? राज्य का रहने वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो उच्चतर शिक्षा अभियान की बात करी, जिसको जारी रखने की यहाँ पर बात करी गई है, और इसका फैसला दिया गया है आपका 18 फरवरी 2022 को इसका फैसला दिया गया है। और ये जो शिक्षा योजना है आपकी जारी रहेगी। इसमें 12,929 जो करोड़ रुपए हैं ये आपके क्या इसके अंदर क्या आवंटित किए गए हैं। साथ ही इसमें बात करें स्टेट और आपके जो केंद्र है, इसके बीच में इसमें रखा गया है कि भाई कितने केंद्र सरकार देगी और कितने आपके स्टेट गवर्नमेंट देने वाली है। इसके ऊपर यहाँ पर बात हो चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक बार इसको रफ करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। ये जो शिक्षा योजना है, शिक्षा योजना की बात करेंगे। जैसे अब हम एक बार बात करेंगे कि नई जो शिक्षा योजना है ये अभी कब आई है, कैसे क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर भी हमें बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर रहे थे, देखिए इसकी जो उच्च रूसा की जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? इसका जो आरंभ था ये कब किया गया था भाई? 2013 के अंदर, जो आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? रूसा। इसका प्रारंभ कब किया गया था? 2013 के अंदर क्या किया गया था? इसका प्रारंभ किया गया था किस मंत्रालय के द्वारा भाई? मानव जो आपका है मानव विकास या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है, इसके द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। सीधा पूछ लेगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा जो अभियान है ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। आजकल उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया भी? आपका शिक्षा मंत्रालय के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शिक्षा मंत्रालय इसको कहा जाता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। 2013 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री थे, किनके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था? दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं कौन है? वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है आपके? ये दोनों क्वेश्चन आपके हैं, आप रिप्लाई करके इसको बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं, देखिए सीधी सी बात करें हम, जो शिक्षा को लेकर के जो पहली बार बात कही गई थी, तो उसमें था 1948 में। देखिए 1948 में जो आपके राधाकृष्ण साहब थे, राधाकृष्ण साहब ने की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में क्या बना था आपका? एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कह सकते हैं उसको, या कहें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? शिक्षा आयोग। तो सीधी सी बात करें 1948 में पहली बार 1948 में राष्ट्रीय जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सीधा कहेंगे इसको हम क्या, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। किसके अध्यक्ष कौन थे इसके? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। सीधा पूछेगा शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 के अंदर पहली बार शिक्षा को लेकर के कुछ किया गया था। ठीक है, ओके। इसी के साथ हम बात करते हैं, फिर एक शिक्षा नीति आई आपकी। शिक्षा नीति कब आई आपकी? 1968 में पहली बार इसके महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसमें 1968 में पहली बार इसमें क्या हुआ? शिक्षा को लेकर के पहली बार क्या क्या इसमें बदलाव किए गए। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं बदलाव किए गए, और एक और यहाँ पर बात आती है, देखिए 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ये कहाँ पर, किस भाग के अंदर है?
भारतीय संविधान में एक व्यवस्था कर रखी है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ये कहां पर, तो यहां पर हम इनको पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है कि आपके 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, साथ ही हम बात करते हैं उसके बाद इसका 1986 में फिर दोबारा से आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करते हैं तो 1986 में आई है, और अब जो वर्तमान में से नई शिक्षा नीति आई है, ये इसी शिक्षा नीति में इसमें बदलाव किया गया, और आपकी ये जो शिक्षा नीति आई है ये आपकी आई है, कब आई है, 20 में आई है। 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा करी थी नई शिक्षा नीति। 29 जुलाई 2020 में आपकी नई शिक्षा नीति आई है। नई जो शिक्षा नीति आई है इसकी घोषणा करी गई, किसके द्वारा भाई, पीएम के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यहां पर क्वेश्चन ये आता है आपका नई शिक्षा नीति। देखिए हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला कौन सा संस्थान था, तो मैं बात करूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपकी जाटपाली जो है हरियाणा के अंदर पहली बनी है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला। साथ ही अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ऐसा कौन सा राज्य था जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया, सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला आपका जो स्टेट है वो कौन सा है, इस पर भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए हमने यहाँ पर बात करी किसकी, रूसा की बात करी है। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा जो आपका अभियान है इसका प्रारंभ 2013 के अंदर किया गया था। 2013 में उच्चतर शिक्षा को लेकर के यहाँ पर विद्यार्थियों को लेकर के और जो आपके स्कूल कॉलेजेस हैं उनको बजट प्रोवाइड कराया जाता है, पैसा दिया जाता है। इसके अंदर एक किस्म से हम कहें डायरेक्ट रूप से लोगों को उच्चतर शिक्षा दिलवाने के लिए एक गवर्नमेंट का प्रयास था। ठीक है भाई, अब इसको क्या जारी रखा जा रहा है, इसके अंदर बजट की लगभग 12,000 से ऊपर इसके अंदर बजट की घोषणा करी गई, जिसमें 8,000 गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के रहेंगे, 4,000 के करीब जो आपके राज्य या स्टेट गवर्नमेंट के रहने वाले हैं। ठीक है, साथ ही अगली बात करते हैं, हमने बात करी किसकी, शिक्षा जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो देश के अंदर पहला गठन किया गया था 1948 में। 1948 में राधाकृष्णन की जो अध्यक्षता के अंदर आपका एक आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद इसके अंदर बदलाव किया गया 1968 में, कह सकते हैं वो भी एक किस्म से आपकी शिक्षा नीति है। उस शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव इस आयोग के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। उसके बाद जो आपकी शिक्षा नीति बनी है वो 1986 के अंदर बनी है। 1986 में आपकी शिक्षा नीति बनी है। इसी शिक्षा नीति में जो वर्तमान में जो हम शिक्षा पढ़ रहे हैं उस समय आपकी 2+3+ वाली बात थी, और इसी आपकी 1986 वाली जो शिक्षा नीति इसके अंदर बदलाव हुआ है, और जो अभी आप 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा करी है भाई। इस शिक्षा नीति की क्या की है, घोषणा करी गई है। चलिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन था आप लोगों के बीच में। अब इसको एक बार रफ कर रहा हूं और उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे भाई। शिक्षा नीति का क्वेश्चन है भाई, बड़ा अच्छा आप लोगों के बीच में रहेगा। 2022 में देखिए शिक्षा को लेकर के क्वेश्चन है तो पूछा जाएगा, शिक्षा ही आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। चलिए भाई, अगला भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहेगा। और यहां पर मैंने शिक्षा की बात करी तो शिक्षा को लेकर के मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करी। वहां पर यह चीज मेंशन की गई है कि हर राज्य का ये कर्तव्य है कि वो यह व्यवस्था करते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों की शिक्षा है वो मुफ्त में प्रोवाइड की जाए, यानी कि हर बच्चा क्या हो, शिक्षित हो। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत, किसमें भाई, जल जीवन मिशन के तहत आज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जल जीवन मिशन के तहत, किसके तहत भाई, जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत 100वां जिला कौन सा बना है आपका, कौन सा 100वां जिला बना है, कहें जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला बना है। 100वां आपका 100वां हर घर जल जिला बना भाई। 100वां आपका ऐसा जिला बना जिसके हर घर में जल है, जिला बना, हर घर जिला बना भाई। सीधी सी बात करें, जल जीवन मिशन के तहत है भाई आपका 100वां हर घर जिला, यानी कि देश के अंदर इससे पहले 99 जिले ऐसे हैं जिनके हर घर में
जल पहुंचाया गया है। ये केंद्र की योजना है, कह सकते हैं कुछ स्टेटों ने भी अपनी तरफ से चला रखी है भाई, ठीक है। ओके, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इसका आंसर ले लेते हैं। उत्तर चंबा है भाई, इसका क्या, चंबा जो जिला है आपका, कहां पर, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर भाई, चंबा जिला हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो सोमा बना है। यहां पर हम बात करते हैं जल जीवन मिशन के तहत, किस मिशन के तहत, तो जल जीवन मिशन के तहत ऐसा हुआ है। किस मिशन के तहत, तो जल जीवन मिशन के तहत ऐसा किया गया है कि हर घर के अंदर जल जीवन मिशन के, इस मिशन के तहत हर घर में क्या हुआ, हर घर में जल पहुंचाया गया है, जल पहुंचाया गया। देखो आजकल हम बात करते हैं, देखिए अपने भी घरों में क्या, गांव के अंदर क्या, हर घर के अंदर नलके लगाए जा रहे हैं, जो पानी पीने के लिए लाइन, जो सरकारी लाइन, उनके अंदर जो नलकियां लगा रहे हैं, तो वो सब कुछ इसी का हिस्सा है भाई, ठीक है। इसी मिशन के तहत हम कह सकते हैं हर घर के अंदर क्या होगा, पीने के पानी की, स्वस्थ पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। इसका 18 जनवरी के तहत बना कब है, ये भी 18 जनवरी 2022 को ये सोमा जिला आपका बना था, ध्यान रखेंगे। और इस जल जीवन मिशन की घोषणा कब करी गई थी, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन की घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका 15 अगस्त 2019 को की गई है। और किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा इसे जल जीवन मिशन की घोषणा की गई है, ठीक है। और इसके लिए अभी हाल ही में जल जीवन मिशन कि इस, या कहीं इस मिशन की आपूर्ति के लिए, या कहीं इस मिशन को सक्सेस करने के लिए एक मंत्रालय स्थापित किया है, जल शक्ति मंत्रालय। किसको किया है भाई, जल शक्ति मंत्रालय की क्या की गई है, स्थापना की गई है। स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो जल शक्ति मिशन, और जल शक्ति मिशन स्थापना, तो जल शक्ति जो आपके ये कौन है, गजेंद्र सिंह, मंत्री कौन है, गजेंद्र साहब जो है, गजेंद्र सिंह क्या इसके मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। और 2024 तक हर घर, पूरे देश में जो उद्देश्य या ये लक्ष्य की अगर हम बात करते हैं, हर घर जल लक्ष्य रखा गया है 2024 में भाई। 2024 में क्या होगा, हर घर के अंदर जल होगा, ये लक्ष्य रखा है। 2024 में हर घर जल का क्या रखा गया, हर घर जल का लक्ष्य रखा गया भाई, लक्ष्य, हर घर जल का लक्ष्य क्या आपका 2024 यहाँ पर रखा गया है भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखिए युद्ध अभ्यास चर्चा में आपका, तो वो किस किस देश के बीच में हुआ है, या सीधा सा हम इस बात को ऐसे करते हैं, भारत, अभी हाल ही में चर्चा में आपका भारत और ओमान, किसके बीच में, ओमान के बीच, ओमान के मध्य कौन सा भारत है और ओमान के मध्य कौन सा सैन्य युद्ध अभ्यास, या युद्ध अभ्यास कहें, युद्ध अभ्यास, भारत और ओमान के बीच में कौन सा भी युद्ध अभ्यास होगा, हुआ है या होता है, ठीक है भाई, जो भी आप समझे। भारत और ओमान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास, चलिए इसकी बात करते हैं। ये आपका भाई एक्स ईस्टर्न ब्रिज, एक्स ईस्टर्न भाई, आपका एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6, ये आपका क्या है, एक्स ईस्टर्न ब्रिज, ये युद्ध अभ्यास हुआ, ये युद्ध अभ्यास हुआ। जैसा कि 6 है, इससे सीधा सा पूछ ले कि ये कौन सा संस्करण है इस युद्ध अभ्यास का, तो भाई 6वां संस्करण है। कौन सा, 6वां संस्करण है, ध्यान रखेंगे, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया, 6 लगा दिया, 6वां संस्करण है इस युद्ध अभ्यास का। कौन सा संस्करण रहेगा आपका, 6वां संस्करण रहेगा। चलिए एक्स, हाँ चलिए युद्ध अभ्यास की बात कर रहे हैं, साथ ही हम बात करते हैं। देखिए एक एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास हुआ था आपका, एक्स डेजर्ट, यहाँ पर एक्स ईस्टर्न की बात हो रही है, तो एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास हुआ था। ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास था, ये भी कहां पर हुआ था आपका, जोधपुर के अंदर हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये युद्ध अभ्यास जो आपका ये कहां पर हो रहा है, ये युद्ध अभ्यास आपका कहां पर हो रहा है, एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास था, ये भी आपको पता है। साथ ही हम एक ऐसे युद्ध अभ्यास का जिक्र करते हैं जिसमें 4 देश मिलकर के मालाबार तट जो अभ्यास है, मालाबार तट युद्ध अभ्यास है, ये भी आपका 3-4 देशों में महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, बहुत सारे, इनके ऊपर हम फिर बात करेंगे, ठीक है भाई। चलो फिलहाल सिर्फ आप ये जो चर्चा में आपका इस युद्ध अभ्यास के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए भाई, इस युद्ध अभ्यास के बारे में मालूम होना चाहिए जो चर्चा में रह रही। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 आज का, 6, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, जो आपका चर्चा में रहा है, इसके ऊपर भी बात होने वाली है भाई। चलिए
जल जीवन मिशन हो गया है आपका। अभी हाल ही में आपका चर्चा में था भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपका अभी चर्चा में था आपका क्या, शीतकालीन ओलंपिक। आपका शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन जो ओलंपिक है आपका, ओलंपिक में भारत कौन से नंबर पर है, में भारत कौन से नंबर पर है? तो सीधी सी बात करें 45वें नंबर पर है, कह सकते हैं आप। शीतकालीन ओलंपिक में भारत कौन से नंबर पर है? ओके, एक सेकंड, सॉरी भाई, इस क्वेश्चन को ऐसा लेंगे, शीतकालीन ओलंपिक में, शीतकालीन ओलंपिक में पहले नंबर पर कौन है? पदक श्रेणी में पहले नंबर पर कौन है? शीतकालीन ओलंपिक में पहले नंबर पर कौन है? ये क्वेश्चन करें। सबसे पहले तो ये जो शीतकालीन जो ओलंपिक आपका कहां पर हो रहा है भाई? शीतकालीन ओलंपिक आपका बीजिंग के अंदर हुआ था, बीजिंग के अंदर हुआ था हम बात करें। और यहां पर हमने इसके उद्घाटन का और इसके जो समापन समारोह का क्या किया था? राजनीतिक बहिष्कार किया था, ध्यान रखना। तो 2022 का आपका बीजिंग चीन के अंदर हुआ है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये करवाया था मैंने भाई, चीन के अंदर हुआ है। इसके आगे 2026 का शीतकालीन की अगर हम बात करें, 26 का कहां होगा आपका? ये इटली के अंदर होगा। कहां होगा भाई आपका? इटली के अंदर होगा। यहां पर हम बात करते हैं कि भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो मैंने ये भी आप लोगों को बताया था, 4 लोग थे, 4 लोगों का दल गया था, जिसमें से खिलाड़ी केवल, अगर खिलाड़ी पूछे तो खिलाड़ी केवल एक था खिलाड़ी, जो आरिफ खान की हम यहाँ पर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आरिफ जो खान साहब हैं, आरिफ खान साहब थे, स्केटिंग करते हैं। आरिफ खान साहब अकेले खिलाड़ियों ने भाग लिया था वहां पर, और इनका संबंध कहां से है? जे&के से इनका संबंध है। चीन का हमने राजनीतिक बहिष्कार किया था। और बीजिंग को ले लो, अगर बीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर ग्रीष्म प्लस शीतकालीन दोनों के दोनों क्या हुआ है? दोनों के दोनों प्रकार के ओलंपिकों का आयोजन आपके बीजिंग के अंदर हो चुका है, ठीक है। हमने अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो पहले नंबर पर कौन है, इसके ऊपर बात करें। देखिए, नॉर्वे आपका क्या है? नॉर्वे आपका पहले नंबर पर है भाई, 37 पदक लेकर के नॉर्वे पहले नंबर पर है। दूसरी बात करें हम, जर्मनी जो है आपका, जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी 27 पदक लेकर के जर्मनी दूसरे नंबर पर है। सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपका क्या है? चीन है, और चीन के पास कुल पदक क्या है भाई? 15 है। और साथ में चौथे नंबर पर जो है आपका अमेरिका है, यूएसए है चौथे नंबर पर 25 नंबर लेकर के। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो पदकों हम कहें जो नंबरिंग दी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो पोजीशन की जो बात होती है, तो वो किसके ऊपर बात होती है भाई आपकी? यहाँ पर मैंने एक कुल पदक लिखे हैं, टोटल पदकों की बात कर रहा हूं, तो गोल्ड के ऊपर होती है, ध्यान रखना। तो नॉर्वे के पास कितने गोल्ड है भाई? नॉर्वे के पास 16 गोल्ड हैं। साथ ही हम बात करें जर्मनी के पास कितने भाई? 12 गोल्ड हैं। और इस तरीके से ये आपके गोल्ड के हिसाब से आपका पहले नंबर पर है। तो शीतकालीन ओलंपिक की बात करें, यहाँ पर बहुत कम जो खिलाड़ी भाग लेते हैं, और हमारी भारत की तरफ से तो केवल मात्र एक खिलाड़ी ने ही भाग लिया था। तो पहले नंबर पर आपका कौन है? नॉर्वे है, ठीक है, ओके। भारत की मैंने बात करी तो भारत आपका 45वें नंबर पर भारत है आपका इस पदक के अंदर है। शीतकालीन ओलंपिक में पदकों की जो श्रेणी है, इसके अंदर कितने भारत आपके 45वें नंबर पे। बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई, ठीक है, ओके। एक रहेगा टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, इसका जो आदर्श वाक्य है, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर भाई, फ्यूचर, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर, इसका क्या है? ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य रहेगा। यहां क्वेश्चन ये है कि टोक्यो ओलंपिक 2022 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, उनका ध्येय वाक्य क्या था? बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ये इसका क्या है? ध्येय वाक्य भाई। एक बार रफ करूंगा, जिसने स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हमें आगे बढ़ने वाले भाई। चलिए, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और चर्चा में भी आपका, भारत की जो क्रिकेट टीम है,
भारत की क्रिकेट टीम किस फॉर्मेट में शीर्ष पर पहुंची है भाई? भारत की क्रिकेट जो टीम है आपकी किस फॉर्मेट में शीर्ष पर पहुंची है, यानी कि भारत क्रिकेट में पहले नंबर पर किस फॉर्मेट में? देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं किस फॉर्मेट में पहले नंबर पर भारत पहुंचा है, तो पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर 7 आज का है। तो किस फॉर्मेट में क्रिकेट के किस फॉर्मेट में भारत पहले नंबर पर है? भारत पहले नंबर पर है भाई, अभी पहुंचा है। ठीक है, अभी हाल ही में भारत पहले नंबर पर पहुंचा है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए आईसीसी जो आपका है T20, आईसीसी T20 के अंदर क्या आपका T20 के अंदर भारत पहले नंबर पर पहुंचा भाई, भारत शीर्ष पर पहुंच चुका है। भारत पहले नंबर पर किस में पहुंचा है? T20 के अंदर भारत पहले नंबर पर पहुंचा। साथ ही हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन आपका? इंग्लैंड है भाई, दूसरे नंबर पर कौन आपका? इंग्लैंड है। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कमीना पाकिस्तान है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। यहाँ क्वेश्चन ज्यादा मैं बात करूंगा नहीं। देखिए आईसीसी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1909 आपको पता है, सऊदी अरब आपको पता है, ठीक है, हेडक्वार्टर का आपको मालूम है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि आईसीसी के सीईओ कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, आईसीसी के सीईओ कौन है। साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, भारत ने पहले नंबर पर किसके स्थान पर भारत ने पहले या किसको पीछे करके भारत ने पहले नंबर पर अपना जो स्थिति कायम करी है, या ये कहीं पहले नंबर पर बनने के लिए इसने किसको पीछे धकेला? ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आज का, देखिए हम बात करते हैं किस राज्य द्वारा, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नदी की आरती उतारने की बात कही है? किस राज्य ने नदी की आरती उतारने की बात कही है, या आरती है, हम यहाँ पर आरती का ऐलान किया, आरती करने का ऐलान किया है, या क्या उद्घोषणा करी है या कहीं घोषणा करी है भाई, ठीक है। किस राज्य ने अभी हाल ही में चर्चा में है भाई? देखिए सीधी सी बात करूं, पिछले कुछ दिनों से ये राज्य चर्चा में है भाई, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से ये राज्य चर्चा में है। अभी हाल ही में इस राज्य ने घोषणा करी है किसकी? नदी की आरती। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बनता है आपका किसने भाई? कर्नाटक द्वारा। कर्नाटक ने क्या किया है? कर्नाटक जो राज्य है इसने आरती उतारने की बात कही है कर्नाटक ने। तो किसकी कौन सी नदी है भाई? नदी की बात करें तो तुंगभद्रा, आपकी तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा नदी की आरती उतारने की बात कही है। तुंगभद्रा, जिस प्रकार से हम गंगा यमुना की आरती उतारते हैं, ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक ने बोला कि अब हम किसकी भाई? तुंगभद्रा नदी की भी आरती उतारेंगे। तो किस नदी की आरती की बात करिए? तुंगभद्रा नदी की आरती की यहाँ पर बात करिए। किसने घोषणा करी है तुंगभद्रा नदी की आरती उतारने की? तो कर्नाटक ने बात करी है भाई। कर्नाटक के जो सीएम है बसवराज द्वारा, बसवा जो राज हैं, बसवराज सीएम साहब हैं। साथ ही हम यहाँ पर राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल कौन? आपके थावरचंद गहलोत हैं, थावरचंद गहलोत है। तो बसवराज साहब ने क्या कहा है? बसवराज ये चंद्र है, थावरचंद्र हैं, थावरचंद्र साहब हैं यहाँ के क्या राज्यपाल। तो बसवराज साहब ने इस तुंगभद्रा नदी की आरती उतारने की यहाँ पर बात करी है। तो एक बार हम देखते हैं कि कर्नाटक के अंदर और कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो भीमा है, मालप्रभा है, भीमा आपकी है, मालप्रभा है भाई, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें वेदवती है, कावेरी है, वेदवती, साथ ही कावेरी की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, कावेरी भी है, घाटप्रभा भी आपकी, घाटप्रभा है, माजरा है, मांडवी है, माजरा भी है भाई आपकी, माजरा, मांडवी है भाई, मांडवी नदी भी यहीं पर है आपकी, ठीक है। काबनी है भाई, काबनी, हेमवती है, हेमवती नदी भी आपकी यही है, काबनी है भाई, काबनी। और लक्ष्मण जो तीर्थ है ये नदी भी आपकी नहीं है भाई, लक्ष्मण जो तीर्थ नदी भी आपकी कहां पर है? कर्नाटक के अंदर ही है, ओके, कर्नाटक के अंदर ही है। यहां पर हम थोड़ी सी कर्नाटक की ओर बात करते हैं। देखिए ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा
दक्षता के अंदर, किसके अंदर भाई, ऊर्जा दक्षता में भारत में पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर आपका कर्नाटक है। ऊर्जा दक्षता में फर्स्ट जो नंबर है ये किसका, आपका इन्हीं का है। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए मैसूर दशहरा उत्सव, मैसूर जो दशहरा उत्सव है ये भी कर्नाटक के अंदर है। और मैसूर जो आपका ये पहला स्वच्छता में आपका पहला स्वच्छता सर्वेक्षण में जो पहली बार शौच था देश के अंदर, तो ये आपका मैसूर था। उसके बाद तो लगातार आपका कौन चल रहा है, इंदौर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन चल रहा है आपका, इंदौर। और क्या भाई, अलमाटी बांध, हाँ ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन भाई, अलमाटी बांध कहां पर है, तो अलमाटी बांध भी कर्नाटक, कौन सी नदी पर भाई, कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है आपका, कृष्णा नदी के ऊपर भी आपका अलमाटी बांध है। साथ ही भाई आपका कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज जो सागर बांध है, ये बांध भी आपका कहां पर है, कर्नाटक के अंदर। ये कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर भी आपका, ये भी आपका कावेरी पर है। और उसी के साथ हम बात करें, सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, सबसे विश्व का सबसे लंबा, कहां का भी, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, बड़े की बात नहीं कर रहा मैं, सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है ये आपका हुबली में बन रहा है, हुबली में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। साथ ही हम बात करते हैं, देखिए ट्रांसजेंडर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण दिया, तो ट्रांस जो जेंडर है, ट्रांसजेंडरों को पुलिस में, किसमें भाई, पुलिस में आरक्षण किसने दिया है, तो ये भी आपका कर्नाटक के द्वारा ही दिया गया है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 आज का, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, 20 फरवरी को किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो स्थापना दिवस की हम बात करते हैं कब की भाई, 20 फेब को स्थापना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम और आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश। देखिए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, एपी ने अपना कब, 20 फरवरी को, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका, तो 20 फरवरी को क्या मनाया, अपना स्थापना दिवस। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मिजोरम जो है आपका भारत का कौन सा राज्य था, 25वां राज्य कह सकते हैं यहाँ पर। और आपका अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य है आपका, 24वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश आपका 24वां, मिजोरम आपका 25वां राज्य है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने अपना जो स्थापना दिवस मनाया, कब मनाया, तो 20 फरवरी को, यानी कि 20 फेब को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। और यहां पर बात, बड़ा शानदार क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो मित्रों ये 36वां स्थापना दिवस यहां पर इन्होंने मनाया है आपका, किसने, तो मिजोरम और आंध्र प्रदेश के द्वारा मनाया गया है, ठीक है। ओके, चलिए भाई, साथ ही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका 2022, क्वेश्चन नंबर 10 में आज का, क्वेश्चन नंबर 10, 2022 अंतरराष्ट्रीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार की यहाँ पर बात करेंगे। दादा साहब जो आपका फिल्म फेस्टिवल है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आपका पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय है, उसकी बात करेंगे। देखिए फिल्म किस फिल्म को ये पुरस्कार दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये शेरशाह को मिला भाई, किसको मिला है, शेरशाह, फिल्म शेरशाह को दिया गया है। एक्टर की अगर हम बात करते हैं तो रणबीर, कौन आपके, रणबीर कपूर। और साथ ही बात करें रणबीर कपूर को दिया गया, रणबीर कपूर। और आपको हीरोइन की अगर हम बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं तो कीर्ति जी को ये दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, आज हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों पर यहाँ पर बात करी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ताज महोत्सव को लेकर के हमने यहाँ पर बात करी है। साथ ही हमने 20 फरवरी को कौन कौन से स्टेटों ने अपना स्थापना दिवस मनाया उस पर बात हुई है। साथ ही इंडिया कौन सी क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट में पहले स्थान पर पहुंचा उस पर भी बात हुई, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ पर दिए हैं। दोस्तों उज्जवल परिवार हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है और हमेशा कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में दिया जाए। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उज्जवल कोचिंग कैंपस हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।